हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग टेक्नो ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि अगर मान लीजिए कि अभी हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पहले साल में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किन चीजों पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। तो दोस्तों, यही चीज मैं आज की वीडियो में आपको ठीक से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला काम है जो कि हमें करना है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को स्टार्ट करते वक्त, वो चीज ये है कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है सर्विसेज का। अब गाइस, क्या होता है कि नॉर्मल केसेस में जब कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करता है तो तब एक गलती हो जाती है। सबको ये चीज रहती है कि यार सबसे ज्यादा क्लाइंट्स जल्दी से जल्दी इकट्ठे करने हैं, यानी कि जितने ज्यादा क्लाइंट्स होंगे उतना ही ज्यादा पैसा होगा। तो सब एक चीज पे फोकस करते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने क्लाइंट्स ला पाए हम। ठीक है। अब इस चीज में होता क्या है कि क्लाइंट्स हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी भी तरीके से हम क्लाइंट्स को ले भी आए, तब भी यहां पर बात ये होती है कि यार इन सारे क्लाइंट्स का काम करेगा कौन, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सिर्फ स्टार्ट किया है हमने। हमारे पास 2 या 3 एम्प्लॉयज होंगे या फिर हम जो एक्सपर्ट होंगे, तो हमारे अलावा कोई ज्यादातर लोग उसमें होते नहीं है। अक्सर आप देखते हैं कि एक एजेंसी जब कोई स्टार्ट होती है तब एक बहुत बड़ी कंपनी के फॉर्म में स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग स्टेज होती है। वहां पर हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते एम्प्लॉयज पर। तो ऐसे में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स हमारे लिए उतने ही खतरनाक है जितने कि एक भी क्लाइंट ना होना। तो दोनों केसेस में हमारे बिजनेस के फ्लॉप होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पहला केस तो कि क्लाइंट है ही नहीं हमारे पास, तो जो पैसों का जो फ्लो है वो नहीं बनेगा, और दूसरा केस इतने सारे क्लाइंट्स है कि हम उनके लिए काम कर ही नहीं पा रहे। तो ऐसे केसेस में हमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारी सर्विसेज क्लाइंट्स को खराब लगने लग जाती है और उसके बाद क्लाइंट्स हमारे साथ बने नहीं रहते। तो ऐसे में हमें करना यह है, एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 क्लाइंट्स को लेके चलना चाहिए। तो यहां पर होगा क्या, यहां पे हमें काफी बेनिफिट्स होंगे। मैं आपको एक एक बेनिफिट्स बताता हूं। पहला बेनिफिट ये होगा कि यहां पर जो हमारा क्लाइंट बनेगा वो एक बंदा, अगर उसको अच्छी सर्विसेज मिलेगी तो वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक रहेगा। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म काम ही होता है। 1 महीना 2 महीना या 3 महीने में हमने काम किया और उससे थोड़ा बहुत रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजल्ट लाइफ टाइम के लिए रहेगा। रिजल्ट तब तक मिलेगा जब तक काम चलता रहेगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहना उस क्लाइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है वो ये है कि अगर हमने एक क्लाइंट को भी खुश कर दिया यहाँ पर, तो लाइफ टाइम के लिए वो क्लाइंट हमारे साथ रहेगा जब तक हम उसे रिजल्ट प्रोवाइड करवा पाएंगे। और दूसरा फायदा ये है कि हम उस क्लाइंट को करते टाइम कुछ ना कुछ हमारा प्रोजेक्ट डिटेल तो तैयार हो ही जाता है। मतलब केस स्टडीज, जो केस स्टडी होती है हमने क्या किया उनके लिए, उनको कैसे बेनिफिट मिला, ये सारी केस स्टडी जो है हम अपने दूसरे क्लाइंट को दिखा सकते हैं और उस क्लाइंट को हम इंप्रेस कर सकते हैं। दूसरा क्लाइंट मतलब जो एक्चुअल में क्लाइंट बना नहीं है, एक लीड, मान के चलिए एक लीड को हम दिखा सकते हैं कि देखिए हमने इनके लिए ऐसा काम किया और ये रिजल्ट निकला, आपके लिए भी इस तरीके से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो वो केस स्टडी जब दूसरा क्लाइंट देखेगा तो वो खुश हो जाएगा और वो भी आपको ऑर्डर दे सकता है। तो ये एक दूसरा फायदा होता है। और तीसरा एक और फायदा होता है जो कि काफी टाइम लग जाता है उस तरीके के फायदे के लिए, लेकिन हाँ, एक चांसेस हमेशा रहते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स है वो हमें दूसरों को रेकमेंड करें। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा एक क्लाइंट है, वो एक रेस्टोरेंट वाला बंदा है, तो वो दूसरे रेस्टोरेंट वाले के लिए तो रेकमेंड नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है किसी डॉक्टर के लिए, लॉयर के लिए या फिर किसी डेंटिस्ट के लिए हमें रेकमेंड करे, या फिर कोई रियल एस्टेट एजेंसी के लिए हमें रेकमेंड कर दे हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को। तो यहाँ पर रिलेटिव्स निकल जाते हैं, फ्रेंड्स निकल जाते हैं उन क्लाइंट्स के, और वो हमें रेकमेंड करेंगे। इस तरीके से हमें और भी क्लाइंट्स मिलते जाएंगे। तो ये एक फायदा होता है रिकमेंडेशन का। तो ये तो 3 फायदे होते हैं, ये हमें मिलते हैं सर्विसेज के लिए। तो हमें कम से कम क्लाइंट्स लेने हैं और उनको अच्छे से अच्छा सर्विस देना है। तो गाइस, अब चलिए चलते हैं हमारे सेकंड फैक्टर की तरफ। सेकंड फैक्टर होता है स्किल्स। अब गाइस, ये जो स्किल्स होती है इसका मतलब ये होता है हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर होता क्या है कि हमें एक एजेंसी में क्या क्या काम होता है मैं आपको बताता हूं। वेब डिजाइनिंग हो सकता है, एसईओ हो सकता है, पीपीसी हो सकता है। अब मार्केटिंग किसी भी तरीके, पेड मार्केटिंग, अब हम किसी भी चीज को लेके वो सबको हम पीपीसी ही मान के चलेंगे। चाहे वो फेसबुक मार्केटिंग हो, ट्विटर हो, जहां पर भी हम पैसा लगाकर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उन सबको हम पीपीसी मान के चलेंगे। अब इसके लिए अलग अलग नाम तो जरूर दिए हुए हैं, SCM, SMM, SMO, ये सारी चीजें होती है। ठीक है। इनमें से कोई ना कोई एक स्किल उसमें हमें परफेक्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हर चीज में परफेक्ट हो नहीं सकती। तो यहां पर हमें एटलीस्ट एक फील्ड में परफेक्ट होना पड़ेगा, चाहे वो एसईओ हो, वेब डिजाइन हो या फिर
PPC हो। तो अगर इनमें से हम एक में हमारे एरिया में हमें उसमें बेस्ट बनना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा हम काम करते जाएंगे उतना हम अपने उस एरिया में बेस्ट बनते जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, सभी क्लाइंट्स को चाहिए होता है बेस्ट, मतलब वो ढूंढेंगे ऐसी कौन सी बेस्ट डिजिटल मार्केट एजेंसी है जो हमें सबसे अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवा पाएगी। तो जब वो उस एरिया के बेस्ट को ढूंढेंगे तो उन्हें हमारा नाम सुनाई देगा, क्योंकि अगर आप उस एरिया में बेस्ट हो तो सबसे पहले लोग आपका ही नाम लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें एक ना एक फील्ड में हमें अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे जैसे हमारी एजेंसी ग्रो होती जाएगी वैसे ऐसे हम दूसरे फील्ड में भी अपना काम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम होता है किसी एक स्किल में परफेक्ट बनना पड़ेगा। तो गाइस ये है सेकंड फैक्टर। और गाइस अब चलते हैं थर्ड फैक्टर पे। अब गाइस थर्ड फैक्टर है नेटवर्किंग। अब गाइस यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में नेटवर्किंग की क्या जरूरत होगी ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन गाइस नेटवर्किंग का फायदा यहाँ पर तब क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर नेटवर्किंग हम किस चीज को कह रहे हैं। नेटवर्किंग का मतलब हम समझते हैं कि हम बाहर जाना है, हमें अलग अलग लोगों से मिलना है, अलग अलग हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर से मिलना है और उनसे हमारे कॉन्टैक्ट बढ़ाने और रिलेशनशिप को इंप्रूव करते जाना है। गाइस ये चीज जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाके ही करें, क्योंकि 2020 में ये चीज करना तो बहुत मुश्किल है। तो हम घर बैठे बैठे लिंक्डइन, फेसबुक से हम इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो दूसरी एजेंसीज होती है डिजिटल मार्केटिंग की। तो यहां पर होगा क्या, स्किल्स वाला फैक्टर वापस यहां पर प्ले करेगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप वेब डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हैं और कोई दूसरी एजेंसी वाला जिसके साथ आप नेटवर्किंग कर रहे हैं वो SEO में एक्सपर्ट है, तो क्या होगा कि जब आपके पास कोई बंदा आएगा जिसको वेब डिजाइनिंग करनी होगी, वो साथ में वो बोलेगा कि यार मुझे SEO भी कराना है और दोनों एक ही जगह से करना है। ठीक है, अलग अलग जो लोगों के पास मैं नहीं भाग सकता तो मुझे दोनों एक ही जगह से करना है। तो आप वो प्रोजेक्ट ले पाओगे, क्योंकि वेब डिजाइनिंग में तो आप एक्सपर्ट हो ही, और साथ में आपकी नेटवर्किंग है दूसरों के साथ। तो आप उस SEO वाले बंदे को जो SEO में एक्सपर्ट है उसको ये काम दे दो, वो SEO करके दे देगा और आप वेब डिजाइनिंग करके दोगे, और आपके क्लाइंट को तो कुछ पता चलने वाला नहीं है। दोनों काम उसको मिल रहे हैं और अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से जाएगा नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि सब कुछ एक ही जगह हो जाए ताकि बार बार अलग अलग जगहों पर जाना नहीं पड़े रिपोर्ट्स के लिए। तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नेटवर्किंग करते रहो। अब यहाँ पर एक और फायदा होता है, मान लीजिए कि उस बंदे के पास कोई और प्रोजेक्ट जाता है और उसको वो एक्सपर्ट है SEO में, लेकिन वो वेब डिजाइनिंग में एक्सपर्ट नहीं है, तो वो आपको भी रेकमेंड कर सकता है। ठीक है, कि अगर आपको वेब डिजाइनिंग का काम चाहिए तो इनके पास चले जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से नेटवर्किंग, अगर आप रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करोगे, आप उनको कुछ बिजनेस प्रोवाइड करके दोगे, वो आपको कुछ बिजनेस प्रोवाइड करके देंगे, तो इस तरीके से ना एक अच्छा खासा लिंक बन जाता है अलग अलग एजेंसीज के साथ, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के साथ। तो ऐसे में नेटवर्किंग आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है क्लाइंट्स ढूंढने में। वहां से कुछ क्लाइंट्स मिल गए, कुछ आपने खुद ने ढूंढ लिए, कुछ आपने दूसरों को दे दिए। तो इस तरीके से क्या है कि एक पूरा अच्छा खासा टाइट लिंक बन जाएगा जहां पर आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो गाइस अब चलिए चलते हैं फोर्थ स्टेज पे, जो कि है आउटसोर्सिंग। गाइस आउटसोर्सिंग का जब हम नाम सुनते हैं ना, तो अक्सर क्या होती है, नई एजेंसीज होती है वो डर जाती है। पुराने एजेंसीज को सब पता होता है, लेकिन जो नई एजेंसीज होती है वो डरते हैं आउटसोर्सिंग से, क्योंकि उसमें पैसा लग रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो नई एजेंसीज होती है वो ये सोचती है कि यार हम खुद ही कर लेते हैं, जो काम आउटसोर्सिंग करवाना है उस काम को हम खुद ही क्यों ना कर ले, इस तरीके से सोचते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं एजेंसीज में जो रिपीटेटिव होते हैं, करना जरूरी होते हैं लेकिन रिपीटेटिव होते हैं। ऐसे काम को करने से कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं हो पाती, लेकिन टाइम तो निकलता ही है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए कि हमें सिर्फ उन कामों को करना चाहिए जिससे हमें डायरेक्ट अर्निंग हो रही है, और जो रिक्वायर्ड काम है लेकिन रिपीटेटिव काम है वो हमें आउटसोर्स कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बंदे ये काम सीखना चाहते हैं उनको एक मौका मिलेगा, वो अपना स्किल डेवलप कर पाएंगे और साथ में कुछ पैसे भी वो लोग कमा पाएंगे। तो इससे दोनों का फायदा, आपका टाइम बचता है, उनको पैसा मिलता है और उनको कुछ नया स्किल सीखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप उनको ये काम प्रोवाइड करवा सकते हैं और वो आपका काम करके दे देंगे। सेम टाइम पर आप यहां पर आपके जिससे आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं वो काम भी आप कर सकते हैं। तो मतलब कुछ इस तरीके से ये चीज क्या चलती है आउटसोर्सिंग का। तो इससे डरना नहीं है, अगर आप अपना टाइम बचा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ढेर सारा टाइम है तो आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। तो इसलिए उस टाइम को बचाने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत अमाउंट जो आपको आउटसोर्सिंग में लग रहा है उसको आप ध्यान मत दो, क्योंकि अगर आप
वो काम खुद से करोगे ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उतना ही पैसा का नुकसान भी होने वाला है। तो आप उसको आउटसोर्स कर दो और काम को थोड़ा सिंपल कर दो, काम जल्दी होगा, आपके क्लाइंट भी खुश होंगे, क्योंकि काम जल्दी होता है ना तो सब जने खुश होते हैं। अगर 1-2 दिन भी लेट हो जाता है तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन बना देता है। तो आउटसोर्स करते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और अब चलिए चलते हैं हमारे लास्ट फैक्टर पर, जो कि है क्लाइंट कम्युनिकेशन। अब गाइस, क्लाइंट कम्युनिकेशन देखा जाए तो एक टेक्निकल काम नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो काम करता है ना वो क्लाइंट कम्युनिकेशन है। क्योंकि जितना हम फील्ड में खेलते हैं उससे ज्यादा हमें फील्ड के बाहर खेलना पड़ता है कभी कभी। तो वो मैं बताता हूं कैसे। अब मान लीजिए कि अब आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, उनको अच्छा रिजल्ट देना आपके लिए जरूरी है। अच्छा रिजल्ट के बिना तो कोई मतलब वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप उनको टाइम पे रिपोर्ट देते रहते हो, अब जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी जो एजेंसीज होती है वो क्या करती है कि वीकली एक रिपोर्ट भेज देती है, एक्सेल शीट में एक रिपोर्ट भेज देती है। अब गाइस यार, एक्सेल शीट अगर एक क्लाइंट समझ पाता, इतना प्रॉपरली समझ पाता ना, तो फिर यार वो फिर तो वो बहुत कुछ समझ सकता है। उसको एक एजेंसी की जरूरत ही नहीं है, वो चाहे तो डिजिटल मार्केटिंग का काम खुद भी कर सकता है। ठीक है, तो एक्सेल शीट में हम जो टेक्निकल लैंग्वेजेस लिखते हैं उनको समझ में भी नहीं आता और उनको लगता है कि हाँ कुछ हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम उनको ज्यादातर एजेंसीज क्या पागल बनाती है। तो ऐसे में क्या होता है, वो एक्सेल शीट भेजने के बजाय आप उनसे डायरेक्ट मिल सकते हो। ठीक है, अगर आप वो लोकल क्लाइंट है तो आप उनसे डायरेक्ट जाके मिलो, उनका भरोसा जीतने की कोशिश करो। आप उनको प्रॉपरली बताओ कि हमने ये किया और ये रिजल्ट आया, पिछले हफ्ते ये वेबसाइट यहाँ रैंक हो रही थी, इस हफ्ते ये वेबसाइट इससे ऊपर रैंक हो रही है, इस हफ्ते थोड़ा नीचे आया है, तो क्यों आया है, उसके लिए हमें और क्या करना पड़ेगा। क्लाइंट से उसकी परमिशन लो और वो चीजें भी करो, और कुछ प्राइस में ऊपर नीचे होता है वो उन्हें बताओ, उनसे बिना पूछे कुछ करना और उसके बाद उसके लिए उनसे एक्स्ट्रा लेना, ये सारी चीजें क्या है ना अक्सर होते रहते हैं एजेंसीज में। लेकिन ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। प्रॉपर क्लाइंट कम्युनिकेशन अगर होता रहेगा तो आप पर क्लाइंट्स का भरोसा ज्यादा बनता रहेगा। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, सब जने परफेक्ट नहीं होता है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। कभी कभी एसईओ में क्या होता है ना, हम कितना भी काम कर ले रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि एल्गोरिदम चेंज होती रहती है गूगल की। तो ऐसे में क्या है कि क्लाइंट कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहेगा तो आपका क्लाइंट तब भी एक तरीके से मतलब एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि आप उनको प्रॉपरली उनसे मीट कर रहे हो, उनका फोन टाइम पे अटेंड करते हो, आप बीच बीच में उन्हें फोन करते रहते हो, उन्हें रिजल्ट देते रहते हो। तो ऐसे में क्या उनका एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है आपके साथ। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप उनका फोन कभी अटेंड नहीं करें, वो लोग जब कुछ रिपोर्ट मांग रहे टाइम पे रिपोर्ट नहीं दे रहे, वो कौन कर रहे तो अपन अटेंड नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में अगर रिजल्ट और नहीं आया ना तो उनको बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसे में करना क्या होता है कि अगर कभी कभार अगर एक रिजल्ट अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें ऐसे केसेस हो सकते हैं, तो क्लाइंट कम्युनिकेशन करते रहो। ये फील्ड के बाहर का गेम है, ये लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट पहुंचाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन एक्चुअल में होता है। तो गाइस, ये 5 ऐसे फैक्टर्स है जिसका आपको ध्यान रखना। पहला सर्विसेज, दूसरा स्किल्स, तीसरा नेटवर्किंग, फोर्थ आउटसोर्सिंग और फिफ्थ क्लाइंट कम्युनिकेशन। तो गाइस, अगर आप पहले साल में इन सब चीजों का ध्यान रख पाते हो तो फ्यूचर में आपकी एजेंसी बहुत अच्छी चलने वाली है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज में थोड़ा सा भी डील दिया तो यहां पर एक चांसेस है कि आप कहीं फेल हो जाओ। ठीक है, अब फेल होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से बंद हो जाएगी, लेकिन एक जो होता है ना हमारे एक थिंकिंग होती है हमारी, ठीक है, मेंटली हम थोड़े से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हमें लगता है कि यार एक क्लाइंट चला गया, तो ये चीजें ना हमें एक नेगेटिव इफेक्ट देती है और इस वजह से हमारे वर्क पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती है गाइस, इन चीजों का ध्यान रखते रहो तो आपका बिल्कुल एजेंसी जो है एकदम सक्सेसफुली चलता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।